हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे शंकर आईएएस की बुक जो है इन्वायरमेंट की, उसका चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो चैप्टर 1 और 2 3 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये जो चैप्टर है एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे का जो टॉपिक है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ जैसे कोस्टल वाटर्स में हम नेचुरली अगर देखें तो एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। और मोस्ट ऑफ अगर हम कहें तो ये ऑक्सीजन के नेचुरल प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो वाटर में रहते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या करते हैं कि अपने सेल को मल्टीप्लाई करते हैं रैपिड तरीके से। तो इस तरह से जो हाई नंबर्स ऑफ सेल हैं वो बढ़ जाते हैं और इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम जो होता है वो कभी कभी अपना कलर भी चेंज कर देता है वाटर में। एल्गल ब्लूम जो किसी भी कलर का हो सकता है, मोस्ट कॉमन जो होता है कलर इसका रेड और ब्राउन होता है। और ये ब्लूम कॉमनली अगर हम देखें तो रेड और ब्राउन टाइड की तरह रेफ़र किए जाते हैं। मोस्ट एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ जो होते हैं वो टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जो फिश, बर्ड्स, मैराइन मैमल्स और ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन टॉक्सिन्स जो होते हैं वो जो सराउंडिंग्स की एयर होती हैं उनमें वो डिफ़िकल्टी पैदा कर देते हैं ब्रीथ वगैरह करने में। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एल्गे, एल्गे का इस्तेमाल क्या होता है। मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक फूड वेब होते हैं विदाउट विच हायर लाइफ ऑन इस प्लानट वुड नॉट एग्जिस्ट। इनके बिना जो लाइफ है वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वाई रेड टाइड इज़ मिसनॉमर, रेड टाइड को मिसनॉमर क्यों कहा जाता है। रेड टाइड इज़ अ कॉमन नेम फॉर सच फिनोमिनन जहाँ की सर्टन फाइटोप्लैंक्टन की स्पीशीज़ जो होती है उनमें एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और पिगमेंट होता है और ब्लूम जैसे कि जिसको ह्यूमन आई परसीव करती है तो वाटर जो है वो डिसकलर हो जाता है। ठीक है, ब्लूम जो होता है वो ग्रीनिश, ब्राउन और इवन रेडिश ऑरेंज, ये सब ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का वाटर का टाइप है और किस तरह की ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन है। तो जो रेड टाइड है ये मिसनॉमर है क्योंकि ब्लूम जो होते हैं वो हमेशा रेड नहीं होते। तो ये कुछ टाइड के साथ एसोसिएटेड भी नहीं होते, लेकिन ये यूजुअली हार्मफुल भी नहीं होते। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं और डेंजरस भी हो सकती हैं क्योंकि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल का वो लो होता है और ये वाटर को डिस्कलर नहीं कर पाता है। ठीक है, और साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसको हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस ब्लूम, इस ब्लूम के कॉजेज़ क्या हैं। ब्लूम्स अकर व्हेन सेवरल कॉलोनीज स्टार्ट कंबाइनिंग रैपिडली, जैसा कि हमने देखा था कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल हो जाती हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से जो इनकी कॉलोनीज़ हैं वो रैपिड तरीके से मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो सैलिनिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ये सब उनके अकॉर्डिंग होता है तो वो ग्रो करने लग जाती हैं। और ब्लूम्स कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, टू कॉमन कॉजेज आर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एंड वार्म वाटर। जो ब्लूम के होने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट रिचमेंट हो सकता है और वार्म वाटर्स। अब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जब होगा वाटर में तो स्पेशली जो फॉस्फेट और नाइट्रोजन है ये ऑफन अगर हम देखें तो पोल्यूशन वगैरह हो जाता है जिससे कि एल्गल ब्लूम कॉज करता है। और वाटर टेम्परेचर जो होता है ये भी
एल्गल ब्लूम के अकरेंस से ही रिलेटेड है। तो यूजुअली वार्म वाटर जो होता है वो कंड्यूसिव होता है ब्लूम्स के लिए, ठीक है। हाउ हार्मफुल एल्गल ब्लूम डेंजरस टू फिश एंड ह्यूमंस। ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर सकती हैं वाटर में, जिस वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लो हो जाता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। किस तरह से ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करती हैं, जब जो एल्गल ब्लूम मर जाती हैं तो ये डिकम्पोज होती हैं, और जो डिकेइंग प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है वाटर में। जैसे कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर में वो कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो फ़िश जो है वो सफोकेट करने लगती हैं और वो डाई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और कुछ एल्गल स्पीशीज़ जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से जो जू प्लांक्टन्स होते हैं, शेलफिश होती हैं, बर्ड्स, मैरीन मैमल्स वगैरह, ये सब ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैस्यू जो बहुत सारी फ़िश हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मैमल, सी बर्ड्स वगैरह। तो हाउ डू वी गेट एक्सपोज टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम टॉक्सिन। अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपोजर होती हैं, टॉक्सिन्स वगैरह कंज्यूम करती हैं, जैसे देखें शेलफिश और फिन फिश। लेकिन जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है वो टॉक्सिन हो सकती हैं, एयरबोर्न ब्लूम, जो लोग हवा में ये चीज़ें जाएंगी, कुछ लोग इसको इनहेल करेंगे तो उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकती हैं। इज़ इट सेफ़ टू ईट सी फूड इन जनरल, अगर हम देखें तो सेफ़ टू ईट, बिल्कुल ये सेफ़ है सी फूड को खाना। लेकिन अगर हम शेलफिश कंज्यूम करते हैं दैट हैव बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम वाटर, तो हाई लेवल ऑफ हार्मफुल एल्गे जो होती है वो कंज्यूम करती है फ़िश। तो इस तरह से एक तरह का ये एक टॉक्सिन्स अपने अंदर इनहेल करती है, तो इस चीज़ को खाना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हार्मफुल एल्गल ब्लूम और क्लाइमेट चेंज। अब ग्रोथ हो रही है क्योंकि टॉक्सिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हार्मफुल एल्गल ब्लूम का, तो स्पीशीज़ और सभी टाइड टू इन्वायरमेंट के साथ वो टाइड हो जाती हैं, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है और उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता रहता है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर का, जो डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच में होता है, और ये ट्रांजिशनल नेचर का होता है। हमेशा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और डीप वाटर के बीच में ही पाया जाता है, और ये हैबिटेट जो होता है एक पीरियोडिक फ्लडिंग एक्सपीरियंस करता है। डीप वाटर हैबिटेट जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स का अडेप्टेशन होता है, और ये शैलो फ्लडिंग होती है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, और इस चीज़ को हम वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है लेक, लिटोरल, स्पेशली मार्जिनल एरियाज़ जहाँ पे बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाटर लेवल होता है लेक का। फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पे रिवर चैनल्स का जो फ्लड होता है ड्यूरिंग बारिश के टाइम पे, और ये हाई डिस्चार्ज करती है रिवर्स, और मार्शी और स्वम्पी एरियाज़ होता है जहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो फ्लडिंग होती है वो कॉमन होती है, तो इस तरह से वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो कोई भी एरिया, मार्श, फेन, पेटलैंड, वाटर, नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, वाटर स्टैटिक हो, फ्लोइंग हो, फ्रेश हो, ब्रैकिश हो, सॉल्ट हो, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मेरीन वाटर का एरिया भी इंक्लूड करता है, और जिसकी डेप्थ जो है वो
लो टाइड कि वो 6 मीटर से एक्सीड ना कर रही हो, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। वेटलैंड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें, एक इनलैंड वेटलैंड, एक कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड में 2 टाइप आती है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आता है लेक, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉक्ड, सीजनल, स्वैम्प, मार्श। मैन मेड में रिजर्वर, टैंक्स, वाटर लॉक्ड, ऐश, पॉन्ड। और कोस्टल वेटलैंड में नेचुरल में आता है एस्चुरीज, लेगून, क्रीक, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्श। मैन मेड में सॉल्ट पैन्स एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड के फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इक्वेटिक फौना और फ्लोरा के लिए हैबिटेट का काम करता है, और कुछ वेरियस स्पीशीज़ जैसे कि बर्ड और माइग्रेटरी बर्ड के लिए भी ये हैबिटेट का काम करता है। ये सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है, वाटर को प्यूरीफाई करता है, फ्लड को रोकता है, और स्ट्रीम फ्लो जो होता है उसको मेंटेन करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है, फिश प्रोवाइड करता है, फॉडर, फ्यूल एक्सेट्रा, और कंट्रोल करता है जो अर्बन एरियाज़ में वाटर का रन ऑफ होता है। बफर शोलाइन का जो इरोजन है इसके अगेंस्ट, उसके लिए बफर का काम करता है ये। और अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेस हैं टूरिज़्म को सस्टेन करने के लिए, कल्चर हेरिटेज वगैरह, इसको भी ये इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। लोकल क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है ये लोगों को जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं। जेनेटिक रिजर्वर का काम करता है, जो स्पीशीज़ और प्लांट्स होती हैं, स्पेशली राइस। ठीक है, और ये कुछ स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। अब इसके डिप्लीशन का रीज़न क्या है कि कुछ लैंड जो होती हैं वो एग्रीकल्चर की वजह से कन्वर्ज होती हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, और रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द बेड्स, एक्वाकल्चर परफॉर्म हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पोल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर कल्चरल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, क्लाइमेट चेंज। ये रीजंस है इसके डिप्लीट होने का। और मिटिगेट कैसे हम कर सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, डिमार्केशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं नेचुरल रीजनरेशन का, आर्टिफिशियल रीजनरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं प्रोटेक्टिव, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, वीड कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम एनक्रोचमेंट को रिमूव कर सकते हैं, यूट्रोफिकेशन की अबेटमेंट वगैरह कर सकते हैं, एनवायरमेंटल की अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। अब ये लेक से किस तरह से डिफरेंट है, लेक से किस तरह से अलग है। अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने एक क्लियर डिस्टिंक्शंस अडॉप्ट नहीं की है इसके लिए बिटवीन लेक एंड वेटलैंड, लेकिन नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ने कंसीडर किया है कि लेक एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है जिसका मिनिमम वाटर जो होता है वो मिनिमम वाटर की डेप्थ होती है 3 मीटर तक होती है। जनरली एक कवर है वाटर का वो मोर देन 10 हेक्टेयर्स तक कवर होता है, और हैव नो और वेरी लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन। लेकिन वाटर बॉडी जो होती है प्राइमरीली यूज़ होती है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए। एक्सेसिव अगर ग्रोथ देखें माइक्रोफाइट्स का बोथ जो फ्री फ्लोटिंग है या फिर समर्ज्ड हैं, जनरली वेटलैंड में प्रेजेंट होती हैं, जो अफेक्ट करती हैं वाटर क्वालिटी को, और यूटिलाइजेशन जो होता है वाटर का उसको उसमें इंटरफेयर करती हैं। अगर हम देखें मार्जिनल एक्वाटिक वेजिटेशन का जो पर्टिकुलरली इमर्जेंट प्लांट में होता है, और ये वाटर लॉगिंग करता है सॉइल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है ये, क्योंकि सॉइल की इरोजन करती हैं, और जो वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है फॉर वाइल्ड लाइफ उसको ये सर्व करती हैं, और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। अगर वेटलैंड देखें तो जनरली लेस देन 3 मीटर डीप होता है और ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, लेकिन ये यूजुअली रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और डिप्राइव करता है अपनी सराउंडिंग एंड देयर सेडिमेंट्स, और ये अबंडेंट ग्रोथ होती है एक्वाटिक माइक्रोफाइट्स की,
और हाई डेंसिटीज़ को सपोर्ट करता है। और डाइवर्सिटी जो होती है फौना की, पर्टिकुलरली बर्ड, फिश, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स, एंड देयरफॉर हैव हाई वैल्यू फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी तरह से परफॉर्म होती हैं। शैलो लेक्स अगर हम देखें तो ये वो कैटेगराइज करती हैं एज अ वेटलैंड, ठीक है। लेक्स जो होती है जनरली लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर कंपेयर करें हम वेटलैंड से, कि अगर हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं लेक और वेटलैंड का कंपैरिजन। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, ओरिजिन में हम देखें तो लेक वेरियस प्रोसेसेस से ओरिजिनेट हो सकती हैं, लेकिन वेटलैंड सिर्फ फ्लूवियल और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से ही ओरिजिनेट हो सकता है। वाटर टर्नओवर जो होता है लेक का परमानेंट होता है, और वेटलैंड का परमानेंट टेम्प्रेरी कुछ भी हो सकता है। वाटर लेवल जो रिलेटिवली स्मॉल होता है लेक का, लेकिन रिलेटिवली लार्ज होता है वेटलैंड का। लिटोरल जो प्लेजियल रेशो होती है वो लेक की बहुत स्मॉल होती है और वेटलैंड की लार्ज होती है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन लेक की होती है, लेकिन वाटर जो वेटलैंड की नहीं होती। वर्टिकल मिक्सिंग थर्मली रेगुलेटेड होती है लेक की, लेकिन जो वेटलैंड की होती है वो विंड रेगुलेटेड होती है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लेक में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और वेटलैंड में माइक्रोफाइट्स होते हैं। फूड चेन जो होता है वो लेक में ग्रेजिंग पाथवे होता है और वेटलैंड में डेट्रियस पाथवे होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल अगर देखें लेक में तो माइक्रोबियल लूप होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट होता है, और वेटलैंड में माइक्रोबियल लूप जो होता है वो डोमिनेंट होता है। प्रोडक्टिविटी लेक की लो होती है, वेटलैंड की हाई होती है। ट्रॉफिक स्टेटस जो होता है लेक का ओलिगोट्रॉफिक होता है और वेटलैंड का मोस्टली यूट्रॉफिक होता है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी लेक की जनरली लो होती है और वेटलैंड की हाई होती है। फंक्शंस जो होता है फ्लड कंट्रोल का वो लेक की कम होती है, लेकिन वेटलैंड की सिग्निफिकेंट होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज लेक तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लो है, लेकिन वेटलैंड का लो और हाई हो सकता है। वेस्ट ट्रीटमेंट लेक बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वेटलैंड करता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो कंट्रोल है यूट्रोफिकेशन का वो हाई वाटर क्वालिटी होता है लेक में, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है वाटर वेटलैंड में, ठीक है। तो ये है। अब इंडियाज़ के वेटलैंड के बारे में जान लेते हैं। वेटलैंड का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है इसका। ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और मिलियंस ऑफ पीपल्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लड वगैरह से सफ़र होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फूड सप्लाई करता है, फाइबर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। इंडिया टोटली अगर हम देखें 27,403 वेटलैंड्स हैं, जिसमें से 23,444 इनलैंड वेटलैंड है और 3,959 जो है वो कोस्टल वेटलैंड है। वेटलैंड जो ऑक्यूपाई करते हैं 18.4% ऑफ द कंट्रीज एरिया, जिसमें से 70% जो होते हैं वो अंडर पैडी कल्टिवेशन होते हैं। नेचुरल वेटलैंड इंडिया में देखें तो इनकी रेस हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स होती है हिमालयाज़ में, जो फ्लैट प्लेन होते हैं, मेजर रिवर सिस्टम, स्लाइन, टेम्पररी वेटलैंड, एरिड सेमी एरिड रीजन में, कोस्टल वेटलैंड जैसे कि लगून, बैक वाटर्स, एस्चुरीज, मैंग्रोव, स्वैम्प, कोरल रीफ एक्सेट्रा, ठीक है। सो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम अगर हम देखें तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था ईयर 1985-1986 में। इस प्रोग्राम के अंदर 115 वेटलैंड जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे बाय मिनिस्ट्री, जो कि अर्जेंट कंजर्वेशन की ज़रूरत थी, मैनेजमेंट की ज़रूरत थी इन्हें। इनका एम था कि जो वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके और इन्हें जो डिग्रेडेशन हो रही है उससे इनको बचाया जा सके और इनका एक वाइज यूज़ किया जा सके, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ बेनिफिट हो सके, ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व किया जा सके। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कुछ पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस ले डाउन करना होता है ताकि इसको कंजर्व किया जा सके और इस जो कंट्री के वेटलैंड्स हैं उन्हें मैनेज किया जा सके और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, ताकि इनका जो कंजर्वेशन मेजर्स है इसको इस वेटलैंड का आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है।
उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उससे मॉनिटर किया जा सके, और कुछ इन्वेंट्री जो है इंडियन वेटलैंड की उसे प्रिपेयर किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए, अगर हम वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करें। और इनिशिएटिव जो होता है इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल का भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। क्राइटेरिया क्या होता है कि हम वेटलैंड को आइडेंटिफाई कर सके फॉर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राइट। क्राइटेरिया होता है कि हम वेटलैंड को आइडेंटिफाई करें ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर NWCP आर सेम एज दोज प्रिस्क्राइब अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एंड आर गिवन बिलो। साइट्स को एक रिप्रेजेंटेटिव कंटेन करना चाहिए, रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप होना चाहिए, और नेचुरल यूनिक जैसे कि नेचुरल और नियर नेचुरल वाटर टाइप होता है जो कि अप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन में होता है, मिलता है। क्राइटेरिया जो कि बेस्ड होती है स्पीशीज़ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पे, और ये सपोर्ट कर रहा होना चाहिए वर्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, और कुछ कम्युनिटीज़ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को जो थ्रेटेंड है, और ये सपोर्ट कर रहा होना चाहिए कुछ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स को, एनिमल स्पीशीज़ को, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन। सपोर्ट कर रहा होना चाहिए प्लांट एनिमल स्पीशीज़ जो कि क्रिटिकल स्टेज हैं अपनी लाइफ साइकिल के, और वो रिफ्यूज़ प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि बेस्ड होता है वाटर बर्ड्स पे, रेगुलरली सपोर्ट करता है 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को, रेगुलरली सपोर्ट करता है 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ ऑफ वाटरलैंड। स्पीशीज़ क्राइटेरिया जो फिश बेस्ड होती है फिश पे, सपोर्ट करता है significant proportion of the indigenous fish species or families, life history stages, species interactions, populations जो कि वेटलैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, और वैल्यूज़ जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के लिए, राइट। अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड फॉर फिशेस के लिए, और स्पॉनिंग ग्राउंड नर्सरी एंड माइग्रेशन पाथ है फिश स्टॉक्स के लिए। अगर हम देखें तो विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर जो कि डिपेंड होते हैं इस पर, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड एंड वाटर रिसोर्स का, ये जो पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं इको टूरिज़म का, जो इम्प्रूव करते हैं सीनिक वैल्यू, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आप को कोई शिकवा गिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।